really supporting the show, and we have Mr. Himanshu Joshi with us. Thank you for coming from Mumbai, and thank you for, sorry for the rain and which is not in our hands, but we really had a tough time. So, Mr. Himanshu Joshi has been like 28 years into finance industry, working with banks in different roles and different kind of insurance, banking, everything. And I'm sure he would share his thoughts to you about how the insurance industry and the banking industry works. And so, welcome. Thank you. So anything for a friend. Vikram and I go a long way back. We are both from Dehradun, so we did our graduation together. So when he said कि आना है तो मैंने बोला ठीक है यार, मना तो नहीं कर सकते. मेरे को आपको हेल्प करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि क्या है ना, मैं यूज्ड टू नहीं हूँ. थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है, थोड़ा ज़्यादा सीनियर लोग होते हैं, तो आई फाइंड इट वेरी, तो आपको हेल्प करना पड़ेगा इंटरेक्ट करके, ठीक है ना. तो फर्स्ट लॉ ऑफ रूल ऑफ इंटरेक्शन इज दैट कोई भी सवाल पूछ लो ऑन द प्लैनेट, दैट विल ओपन अप द होल थिंग. डोंट assume that any question you'll ask is right or wrong, because as I said, for me also it's a learning, right. तो स्टार्ट करते हैं कुछ भी सवाल पूछने से, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो आप. मैं ही स्टार्ट करता हूँ आइस ब्रेकिंग से, राइट. हिंदुस्तान की आज बारिश हुई है, गुड़गांव की सारी रोडें खुदी हुई हैं, करेक्ट. कौन सी ऐसी रोड है, ट्रिविया है ना, गूगल मत करना, ठीक है, कि कौन सी ऐसी रोड है इंडिया में जो आज तक कभी खुदी नहीं और टूटी नहीं. कभी सोचा आप लोगों ने रोड पे चलते हुए यार सारी हिंदुस्तान की रोडें टूटी हुई हैं और खुदी हुई हैं, कोई तो रोड होगी हिंदुस्तान में जो आज तक टूटी नहीं है. अजीब सा सवाल है ना. चांस है कोई ऐसी रोड है इंडिया में? और उसकी स्टोरी भी है उसके पीछे. नहीं आइडिया? गेस तो मारो, गुड़गांव की कोई रोड बता दो. द्वारका एक्सप्रेस वे तो नहीं है यार. द्वारका में पॉसिबल है, द्वारका सेक्टर 3. तो पहला रूल, दुनिया दिल्ली ने एनसीआर नहीं है. पहला रूल क्या? बंबई वालों को भी बोलता हूं कि पहला रूल, दुनिया बंबई नहीं है सिर्फ. थिंक ब्रॉड, think big. There could be roads outside India also, right? Or inside, sorry, in other cities in India also, right? Which road? कोई शहर ही बता दो. अच्छा चलो, रोड तो नहीं बता पाओगे, शहर बता दो. एक शायद रोड इन दुबई. नहीं, इंडिया की बात करें. दुबई में तो बहुत सारी हो जाएंगी ऐसी. दुबई के एक्सपोर्ट को बैठा हुआ. So there is a road in Pune called, and Vikram will know that, is called the Jangli Maharaj Road, right? It is supposed, people of Pune take pride in that road. It was constructed in 1976, right, by two Parsi contractors called Ricardo, right? When they constructed that road, 1976 में उन्होंने जो बेस्ट ऑफ मटेरियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, सोचो उस जमाने में, वो उन्होंने इस्तेमाल करके उस रोड को बनाया. साथ में हम वो गारंटी और वारंटी मांगते हैं ना, उन्होंने एक लेटर पे गारंटी और वारंटी लिख के दी कि अगर 10 साल तक इस रोड में कुछ भी टूट फूट होगी तो हम फ्री में रिपेयर करेंगे. तो वो हिंदुस्तान की एक रोड है जंगली महाराज रोड, जो कि आज तक टूटी नहीं है या उसको रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ी. एंड द एंड ऑफ द स्टोरी इज कि उन दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को उसके बाद कभी कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं. दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया. उन दोनों को कभी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला रोड बनाने के बाद. यस और नो? और बताओ. चलो नाम से ही शुरू करते हैं ना. मेरा नाम हिमांशु, आपका नाम क्या है? सूरज, मतलब वो ऊपर वाला सूरज. अच्छा, हाँ. आपका? मुस्कान. अदिति. श्रेय क्या? बंसल. राहुल. गुड. सो
अगर आपका करियर एक नेटफ्लिक्स की सीरीज होता तो कौन सी सीरीज होता? कभी सोचा है? क्यों? उसमें तो बहुत मारपीट हो जाएगी बॉस, तुम झेल नहीं पाओगे उतना। तो बहुत कोई सा भी होगा या कोई वैसे कोई प्राइम की सीरीज होगी क्या? अगर तुम्हारा करियर होगा तो क्या होगा? अगर करियर तुम्हारी पिक्चर हो तो कौन सी पिक्चर होगी? थ्री इडियट्स। कोटा फैक्ट्री। What do you like about कोटा फैक्ट्री? तो कोटा फैक्ट्री में मतलब थोड़ा मैं रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि वो पूरा बीटेक के ऊपर। तो मैं भी कोटा गया था कभी टाइप से। अच्छा वो रिलेशन है, हाँ। सर तो उसमें भी वही स्ट्रेस दिखा रहे थे इंजीनियरिंग में थोड़ा सा। तो लाइफ में अभी स्ट्रेस चल रहा है? अभी तो नहीं चल रहा सर। नहीं चल रहा है? गुड, चलना भी नहीं चाहिए। और कुछ सवाल आए दिमाग में? नहीं आए? ड्रीम जॉब बता दो सूरज भैया। हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने इंपॉर्टेंट है बॉस। कोई भाव नहीं देता सोसाइटी में बिना पैसे के, मुझसे पूछो ना। और सर ड्रीम जॉब पे ब्रांड मैनेजर। गुड। ब्रांड मैनेजर भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एक ब्रांड मैनेजर बनने के लिए, सपोज वी टॉक अबाउट 5 years from now you would be a brand manager, right? So what are the skills a brand manager would require? If 5 साल बाद आप एक डिसेंट से ब्रांड में एक ब्रांड मैनेजर हो, क्या स्किल्स चाहिए होंगे? सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है? तो एग्जाम्पल ही चलो कर लेते हैं। मेरी कंपनी में, ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1.8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है उसकी। कितनी वैल्यूएशन है उसकी? ठीक है, इट इज द सेकेंड बिगेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर। 3 लाख करोड़ के एसेट्स हैं, 40,000 एम्प्लॉयज हैं और 11 करोड़ कस्टमर्स हैं। स्केल करो अपना, ठीक है, दिमाग। अब बताओ तुम्हें अगर वहां का एक मीडियम लेवल पे ब्रांड मैनेजर बनना है तो क्या स्किल चाहिए? सेल्स आई वुड। चेंज हो गया अभी, ब्रांड से सेल पे क्यों चले गए? तो ब्रांड मैनेजर बनने के लिए आपको सेल्स तो आनी पड़ेगी। स्किल क्या चाहिए आपको? स्किल हार्डकोर स्किल्स एज सच मुझे नहीं पता, बट सॉफ्ट स्किल्स। So I think he is at least honest enough to say that I have a dream, right? And help me find out and figure out what do I have to do to at least make sense of that dream. Reach तो बात की बात होती है, make sense of that dream. Right? That is what I could figure out from our discussion with you. I think first of all it is important to have a dream. Okay? Now that dream can be a 5-year horizon, that can be a 10-year horizon, and that can be a 20-year horizon dream also, right? Second is that dream has to be realistic. Realistic in the sense it has to be in the realm of आपकी हैसियत और औकात क्या है, स्किल, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन सब मिला के। आज में अगर मैं बोलूँ यार मेरा ड्रीम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CEO बनने की है, द आंसर इज नो. Nor do I have an education for that, nor I have the networking to that level at this age, nor do I.
can I reach an executive committee member of HDFC Life? The answer is yes. Are you understanding what I'm saying? So ड्रीम करो तो उस ड्रीम में आप एक चीज और ध्यान रखो कि 6 महीने में अगर उस ड्रीम को एकम्प्लिश करने के लिए स्किल क्या चाहिए, और आप लोगों के लिए तो आसान है, क्यों? आप तो चैट जीपीटी करके निकाल लोगे क्या स्किल चाहिए। विक्रम और मेरे टाइम पे तो ऐसा कंपटीशन सक्सेस रिव्यू का वेट करना पड़ता था पढ़ने के लिए कि जिंदगी में हो क्या रहा है। तो आप स्किल बताओ क्या स्किल चाहिए, एंड इट इज गुड, ब्रांड पे काम करो बट स्किल आइडेंटिफाई करो। ब्रांड के लिए बेसिकली आई एम सेइंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्रांड ऑपरेटिंग module, whether it is a digital operating module, whether it is a hybrid model, what is the kind of industry it represents, what is the kind of segment it represents, ठीक है। वो सब चीज़ों को समझ के आप 2 स्किल तो करना शुरू करो, ठीक है ना। MBA पास मत करो, MBA के को अपने अंदर से पास होने दो। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? MBA पास करना और अपने MBA को अपने अंदर से पास होने देना। You have to feel that you have done this journey of 24 months and utilize this opportunity effectively and optimally. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर आपकी ग्रेड क्या है, वो सबको पता है या आपकी ग्रेड जिस काम के लिए आप जाओगे ना वहां पे ठीक ठाक ही होगी, मतलब ठीक है, मतलब ग्रेड अगर आपकी मैंने देखी, क्या आप CGPA यूज करते हो, क्या यूज करते हो? CGPA से मैं एक ही चीज देखता हूं कि लड़का जो काम करने गया था उसमें जो है वो ऑनेस्ट था कि नहीं, या लड़की जो काम करने गई थी 2 साल के लिए उसके लिए उस काम में ऑनेस्ट थी कि नहीं, इतना ही है वो CGPA की इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपने वो 2 साल कैसे इस्तेमाल करे अपने स्किल्स को क्रिएट करने, अपने सर्टिफिकेशंस को क्रिएट करने के लिए, अपने इंडिविजुअल ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, वो डिफाइन करेगा कि आपने MBA पास किया या MBA आपके थ्रू पास हुआ। पैसा तो मिल ही जाएगा, चिंता मत करो, पैसा तो दे, जिसकी हैसियत होती है उसको पैसा मिल जाता है। एनी क्वेश्चंस? तो अब मैं ही बोलता रह जाऊंगा तो फिर मैं चार्ज करना शुरू करूंगा। कोई भी सवाल पूछ लीजिए। Sir, you can tell us about your which role did you get started? देखो यार, हम बहुत छोटे से शहर से आए थे, देहरादून से। जब देहरादून से निकले तो अक्सर एक जगह डालनवाला में ग्रेजुएशन का पेपर देके आते थे, ये और मैं एक सीढ़ी पे बैठते थे, किसी दुकान की बादाम मिल्क खरीदते थे और सोचते थे कि जिंदगी में करेंगे क्या, ठीक है। और एक चीज तो पक्का था कि कुछ तो करेंगे। तो आई थिंक दैट दोज वर द टाइम्स जब हमको ये पता था कि हमारा जो पीछे मुड़ने की सीढ़ी नहीं है, जिसको मैं बहुत सिंपल तरीके में बोलता हूं कि हमने बहुत जल्दी पापा का होटल और मम्मी का रेस्टोरेंट छोड़ दिया। क्या? कि पापा के होटल और मम्मी के रेस्टोरेंट में ना बहुत कंफर्ट जोन होता है, और जब तक दर्द नहीं होता है ना तब तक इंसान ग्रो नहीं करता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं कि ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। दैट वी रियलाइज्ड एंड वेंट फॉर एन MBA फ्रॉम ओके टाइप्स डिसेंट कॉलेज। उसके बाद पहली नौकरी बंबई में मिली, बक्सा पैक करा, बंबई पहुंच गए। बंबई पहुंच के पता नहीं था कि शाम को रोटी कहाँ मिलेगी, फिर भी काम किया। तो I was lucky enough to be mentored by decent guys. I was lucky enough to start in a city like Bombay, which teaches you a lot. I think if any city teaches you anything, there's no city like Bombay, Mumbai जिसको बोलते हैं. It teaches you, आपको अलग ऑर्बिट पे
पहुंचा देती है। वो सोच में और मेहनत में और थिंकिंग में और ड्रीम करने में सबको वो आपको अलग ऑर्बिट पहुंचाती है। तो वहाँ पे पहले 5-6 साल काटे। फिडिस करके कंपनी होती थी फिएट की वर्ल्ड वाइड, उसमें काम किया। टावर पे चढ़ जाते थे, नरीमन पॉइंट था, आपने सुना नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया है ना, उसके सामने समुंदर है, उसके सामने लंबी लंबी बिल्डिंग है, ऊपर चढ़ जाते थे, कार्ड हाथ में रखते थे, कार्ड हाथ में रख के ऊपर से नीचे मैडम अपॉइंटमेंट दे दो, मैडम अपॉइंटमेंट दे दो, मैडम अपॉइंटमेंट दे दो, मैडम अपॉइंटमेंट दे दो। किसी भी मेहनत करने में कोई शर्म नहीं थी। हालांकि हम दोनों ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो अपने शहरों में, हम अपने छोटे शहरों में बहुत नाजों में पले थे, दोनों के दोनों फौजी के बच्चे थे, दुनिया जाके आराम देखा था दुनिया। पर जब बंबई पहुंचे तो ऊपर से नीचे मैडम एक अपॉइंटमेंट दे दो, गाड़ी बेचना है, मैडम अपॉइंटमेंट दे दो, गाड़ी बेचना है, मैडम अपॉइंटमेंट दे दो, गाड़ी बेचना है। तो मेहनत करते थे, मेहनत का कोई वो नहीं है। देन आई मूव टू, आई वॉज brought to Delhi by the same company and I was told, given assignment। बहुत जल्दी लाइफ में ये रियलाइज किया कि भीड़ में जो है एक ही चीज मिलती है। क्या मिलती है? भीड़ में रहोगे तो क्या मिलेगा? ये तालियां इसके लिए। भीड़ में मिलोगे तो धक्का ही मिलेगा, भीड़ में रहोगे। बहुत जल्दी लाइफ में रियलाइज किया कि क्राउड में कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, अपना ब्रांड और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो। दिन रात सुबह शाम अपना ब्रांड और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने की भूख क्रिएट करो, नहीं तो भीड़ में तो धक्का ही मिलने वाला है लाइफ में। तो ब्रांड और पर्सनालिटी का मतलब होता है, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर सकता हूं। अगर यहां इस कंपनी में 100 रुपए का टारगेट है तो मैं 200 रुपए का टारगेट करके सिखा सकता हूं। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है तो मैं सबसे अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम करके दूंगा। अगर सर्टिफिकेशन करना है तो मैं सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन करके दूंगा। अगर प्रेजेंटेशन करनी है तो मैं सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन बना के दूंगा। तो क्या होता है, वो धीरे 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 जब आप वो करना शुरू करते हो, कब आपका वो डीएनए बन जाता है आपको खुद भी रियलाइज नहीं होता। कब आपका वो डीएनए बन जाता है तो फिर आप क्या करते हो कि पैसे के लिए काम नहीं करते हो। आप काम किसके लिए करना शुरू करते हो? खुद के लिए, अपने डीएनए के लिए, कि बॉस मैं हूं ना, तो मैं किस चीज से बना हूं, मेरी मिट्टी एक ही चीज बनी है, नंबर 1 है ये बंदा। फिर जब आप नंबर 1 कंटिन्यूसली रहते हैं तो मुफ्त में तो कोई भी काम नहीं कराएगा आपसे, उसकी कीमत लगती है। समझ में आ गया? तो वो बाय डिफॉल्ट आने लगता है। जैसे इसने बोला कि भीड़ में लगता है, बट सर अगर हम भीड़ में नहीं जाएंगे तो पीओवीज और ये हम किसी स्किल कैसे सीखेंगे? हमारे ही माइंड में रहेगा कि हमें अकेले रहना है और फिर हम नहीं, अकेले मत रहिए। आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आप 40 लोगों का बैच है आपका, आपको ये रात को नींद नहीं, सोच की नींद नहीं आनी चाहिए कि इन 40 लोगों के स्किल से मेरा बेहतर स्किल क्या होगा। आप समझ में, भीड़ में बाहर निकलने का मतलब कि हाउ विल आई बिल्ड माई सेल्फ एज अ ब्रांड, एज अ स्किल, एज अ स्टूडेंट, एज अ परफॉर्मर, एज वॉट एवर, विच इज बेटर देन। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने 2 साल के बाद आपका कैंपस हुआ, ठीक है, उस कैंपस में आपको एक अच्छी रिनाउंड कंपनी के सामने बैठने का मौका मिला इंटरव्यू में। 99% लोग जो ज्ञान देते हैं ना, आई लाइक मीटिंग पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला, बॉस ये सब चीजें मेरे पास टाइम भी नहीं इन सबको सुनने के लिए, ठीक है। मैं मार्केटिंग में मैं क्या देखना चाहता हूं कि भैया क्या इस लड़की ने डिसेंट सीजीपीए किया है, इसका मतलब जो काम करने गई थी उसके बारे में थोड़ा सीरियस थी। इसके अलावा क्या इस लड़की ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके 2 सर्टिफिकेशन अपने खुद किए हैं। आजकल आप लोग इतने लकी को डिजिटल सर्टिफिकेशन आपको कितने मिल जाते हैं। क्या इसने अपने सिलेबस के अलावा 2 स्किल और अपने आप में गेन करने की कोशिश करें, चाहे वो एडवांस एक्सेल हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेशंस हो, या गूगल के इतने सारे मिलते हैं आजकल, डेटा साइंसेस पे मिलते हैं आजकल, करेक्ट। तो एक बंदा आया, उसने बोला जी आई लव टॉकिंग, आई लव दिस थिंग, आई लव मीटिंग एंड सीजीपीए दिखा। और एक लड़की है, उसने बोला इफ this is my CGP and I put in my time and effort analyzing how can I be different from
all the people who sit for interview in front of you. And these are the 5-6 certifications which I have done, and this is what I am about. आप क्राउड से बाहर निकले, समझ में आ गया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग व्हेन यू स्टैंड आउट. जब ये कंटिन्यूसली करते रहोगे आप, कब आपका वो डीएनए बन जाएगा आपके करियर में, आपको खुद पता नहीं चलेगा. समझ रहे? गुड क्वेश्चन. और तो फिर वो डीएनए बन गया. फिर उसके बाद एक चीज हमने जैसे आपको बोली कि शहर शहर घूमा, हर शहर से कुछ सीखा. तो मेरा कोई बायस नहीं है किसी शहर के लिए. देहरादून का रहने वाला हूं, बसा हुआ नोएडा में हूं, नौकरी बंबई में करता हूं, आधी जिंदगी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में काट ली. तो आपका एक्सपोजर बेटर होगा या मेरा एक्सपोजर बेटर होगा? क्यों? तो अगर आप मेरी जगह बैठे हो और मैं आपकी जगह बैठा हूं और आप जानते हो कि हैदराबाद क्या है, हैदराबाद का कल्चर क्या है, बंजारा हिल्स कहाँ पे है, हाईटेक सिटी कैसे है, तो आपसे कितनी जल्दी मैं कनेक्ट बना पाऊंगा? अगर आप कलकत्ता वाले हो, आपके साथ बैठा हूं, मुझे पता है न्यू टाउन कहाँ है, सॉल्ट लेक कहाँ है, फ्लरीज कहाँ पे है, पार्क स्ट्रीट कहाँ है, कितनी जल्दी कनेक्ट बनाऊंगा? So the point I'm trying to make is that this only happens when you are stepping out of the comfort zone you operated, whether that comfort zone is in terms of your skill, your aspiration, your house, whatever. Right? So I was lucky enough to move out of that comfort zone and acquire those skills. फिर उसके बाद ICICI बैंक में नौकरी करी. ICICI बैंक में I think the only thing which हर एक स्टेट पे कुछ ना कुछ सीखा. ICICI बैंक में सीखा इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता. जो आप लोग बोलते हो ना कि बहुत क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं ना आप लोग, गंजे और कंगी बेचना बोलते हैं ना. सो 2002 में प्राइवेट बैंक्स हिंदुस्तान में आ ही रहे थे, कोई जानता नहीं था. उस टाइम पे सब SBI, PNB, फलाना भी, ये भी, वो भी, सब कुछ है. अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप, ठीक है, जाके सोनीपत में बैंक X का अकाउंट बेच के आइए, जबकि सोनीपत में बैंक X की एक ब्रांच नहीं है, क्या बोलोगे आप मुझे? करेक्ट, एग्जैक्टली द सेम थिंग. उस जमाने में, आज बहुत सारी ब्रांचें ऐसी से बैंक की, उस जमाने में देहरादून में एक ब्रांच, पूरे उत्तराखंड में एक ब्रांच होती थी. और हमको टारगेट दिया जाता था कि आप हरिद्वार में भी अकाउंट खोल के आइए ICICI बैंक का, सहारनपुर में भी खोल के आइए ICICI बैंक का अकाउंट, मुजफ्फरनगर में भी खोल के आइए, रुड़की में भी खोल के, जबकि वहां पे बैंक की ब्रांच है ही नहीं. फिर भी हम जाके खोल के आते थे, क्योंकि आपको मदर इज द नेसेसिटी ऑफ इन्वेंशन. आपको सेल्स पिच तभी आती है समझ में जब आपको कुछ नहीं दिखता है. क्या बोलना है, क्या रीइन्वेंट करना है अपने आप को, कैसे डिजिटल बैंकिंग और कोर बैंकिंग के बारे में बताना है, कैसे बताना है कि नेशनलाइज बैंक में अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपको अगर रेमिटेंस करना है तो नेशनलाइज बैंक चाहे आपके रोड क्रॉस करके है, पर वो रेमिटेंस करने के लिए वो 15 दिन लगाएगा. और ICICI बैंक चाहे वो देहरादून में, आप मुझे स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेज दोगे, मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर उसको 2 दिन में कर दूंगा. समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं? कि आप यहां आपका फैक्ट्री यहां है, रोड यहां है, सामने आपका बैंक बैठा है, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, और आप कहां से आ रहे हो? देहरादून से. आप बोल रहे इलाहाबाद बैंक को कट मारो, और तो कस्टमर नहीं मुझे समझाया. एक जब हमने तो अपनी सेल में भेज दिया उसको अकाउंट. हरिद्वार में था एक बहुत बड़ा मेडिकल डायग्नोस्टिक का एक्सपोर्टर. तो मैंने एक दिन जब सब कुछ हो गया, मतलब काम वाम, दोस्ती वोस्ती हो गई, जब उसने मुझे पता किया अभी अकाउंट बंद नहीं करेगा, तो मैंने बोला कि राणा जी मैं तो आपको बेचा है अकाउंट, ठीक है, कैसे हुआ ये पॉसिबल? तो बोले देखो यार, मैं ना एक्सपोर्टर हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं.
मैंने कैलकुलेट किया कि मैं रोड क्रॉस करूंगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करूंगा, फिर वहां पे नेशनलाइज बैंक वाला जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए मुझसे घूस मांगेगा उस जमाने में एक्सपोर्ट के, फिर वो जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने मुरादाबाद ओवरसीज ब्रांच में, फिर मुरादाबाद ओवरसीज ब्रांच वाले को फिर मैं 15 बार फॉलोअप करूंगा, ठीक है, और फिर फॉलोअप करने के बाद वो 15 दिन बाद मेरे डॉक्यूमेंट रेमिट। यहां पे आपकी जरूरत इतनी है कि आप जब देहरादून से हरिद्वार आ सकते हो मुझे अकाउंट बेचने के, जब मेरी ब्रांच है कि है भी नहीं यहाँ पे, तो आपको मैं अगर एक स्कैन डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो आप 24 घंटे के अंदर रेमिटेंस कर। अगर हमने ये बोला होता कि नहीं यार ब्रांच ही नहीं तो अकाउंट कैसे बेचोगे, कैसे होगा? तो सेकंड लर्निंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड. If you're and just the swag is not the attitude. Hard work, commitment, execution is the attitude you operate on. फिर ICICI बैंक के बाद फिर हम बैंगलोर चले गए, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, वहाँ पे चोला जनरल एमएस में काम किया, पूरा कर्नाटका हेड किया, फिर वापस दिल्ली आ गए, फिर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में नॉर्थ हेड किया, फिर उसके बाद ICICI सिक्योरिटीज ज्वाइन किया, नॉर्थ एंड ईस्ट हेड, फिर बिजनेस हेड, वेल्थ हेड, वहाँ पे 12 साल किया, अभी HDFC लाइफ में 2 बिजनेस हेड करते हैं. ये है लिमिटेड जर्नी. बाकी तो मैडम ऐसा बोलना शुरू करूँगा तो ख़त्म ही नहीं होगी ये तो. और कोई क्वेश्चन? बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर आपके हिसाब से कौन सा? बैंकिंग समुंदर है, ठीक है ना. 2 तरह के अप्रोच है बैंकिंग में. एक अप्रोच ये है जो पहला वाला आपको बताया कि आप एक एवरेज लेवल पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और एक एवरेज लेवल पे, क्योंकि वो समुंदर है, उसमें अभी मैं आपको समझाने लगूंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो तो अनएंडिंग है अपॉर्चुनिटीज, और वो इवॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज है उसकी. तो माई पॉइंट इज दैट एक अप्रोच ये है कि आपने एक नॉर्मल ब्रांच में ज्वाइन किया और आपने नॉर्मल ब्रांच की जो प्रोसेस है उस पर ज्वाइन किया, उसमें आपने मेहनत करी, प्रमोशन लिया, अपने KPIs अच्छे किए, सर्टिफिकेशंस और अपने आप को क्राउड से अलग रखा, और फिर जब आपको 4-5 साल बैंक में कट गया, फिर आपकी समझ में आया कि मुझे किस वाले डायरेक्शन में जाना है, किस ब्रांच में जाना है, बैंक किस फील्ड में जाना है बैंकिंग की, तो आपने वो रास्ता चुना. दूसरा रास्ता है कि आप की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है कि आप IIM से हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, आपने CFA किया है, CFP किया है, तो आप देन डिसाइड कर पाते हो कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है. प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी को ABCD मालूम नहीं होता, इंटरव्यू में बैठ के बोलता मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है. तो आपको क्या, आपकी जैसे मैंने बोला कि ड्रीम करो, बट उस ड्रीम के ब्लॉक्स भी होने चाहिए ना, ठीक है. जब तक आपके सामने एक इंसान है जिसने पूरी सर्टिफिकेशंस किए हैं, पूरी क्वालिफिकेशंस की हैं, सब कुछ कर दिया है, देन ही कैन मेक अ चॉइस कि यार मुझे इसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है. कैपिटल मार्केट्स में ABCD लोगों को समझ में नहीं आते, बोलते नहीं जी मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, ठीक है, या मुझे प्रोडक्ट में जाना है, मुझे डिजाइन में जाना है. तो अप्रोच आपकी कोई भी हो सकती है, रियलाइजेशन होना चाहिए कि व्हाट इज द वे टू बिल्ड इट. जब तक आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठोगे टू बिल्ड इट, और जब तक आपकी रातों की नींद खराब नहीं होगी उसको टू बिल्ड इट, तब तक वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता. एवरीथिंग इज इन लाइफ इज बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट इज जस्ट मिरेकल, रेगुलरली होता नहीं हो. थोड़ा कॉन्डेंसेंडिंग हो गया, मैं थोड़ा लाइट करूँ क्या मूड? सीरियस हो गया क्या डिस्कशन? मैंने बोला था विक्रम, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, डिस्कशन थोड़ा सीरियस हो जाता है. और बोलो सर. इसमें इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, उनका हार्डकोर रिक्वायरमेंट होता है कि CA पीपल. पहले आप समझो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है क्या, एंडिंग, राइट, और रिसर्च.
एंड रिसर्च इज ऑल्सो नॉट सिंगुलर इन नेचर, इट इज मतलब 25 साल के बाद भी आदमी बोलता है कि मैं सिर्फ इस रिसर्च में, इस सेगमेंट में, इस फील्ड में बात कर सकता हूं, इसके अलावा मुझसे बात मत करना। सीमेंट में ही जानता हूं मैं सिर्फ, सीमेंट के बाद अगर तुमने मिक्सर की बात कर दी तो मुझे समझ में नहीं आता, वहां पे इतनी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं प्लास्टिक्स के बारे में ही जानता हूं सिर्फ, कि प्लास्टिक इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है और अगले 5 साल या 10 साल में क्या करने वाली है प्लास्टिक इंडस्ट्री। अब प्लास्टिक के अलावा मेरे से पेपर में पूछ लोगे, मुझे नहीं आता। इतनी स्पेशलाइजेशन चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपके एक नोट के ऊपर, जिस कंपनी में आपने नोट लिख दिया, उसका स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, समझिए, उसका नुकसान भी हो सकता है, उसका मुनाफा भी हो सकता है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आपका क्या मतलब है? तो पॉइंट आई विल से इज दैट मैं आपकी जगह होता तो कुछ नहीं करता यार। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखना चाहता हूं तो पहली चीज में चैट जीपीटी में व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अबाउट, वो अपना आप ही बता देगा क्या चीज है। वो क्लैरिटी तो रखेंगे अपने दिमाग में पहले, ठीक है। इट कैन बी प्राइवेट वेल्थ, अंडा पैसा प्राइवेट वेल्थ में, बट इट इज अ स्केल ऑफ अ डिफरेंट लेवल। क्या आप कैपेबिलिटीज रख सकते हो? किस दिन आपकी वो कैपेबिलिटी बनेगी कि आप 500 करोड़ के आदमी के पास जाके बैठ के उसके साथ चाय पी सको? 500 करोड़ के आदमी के साथ बैठ के कॉफी पीना, समझ में? वो आपकी बात समझे, किस स्किल का कैपेबिलिटी चाहिए होगा आप लोगों को? वो जर्नी आज स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। तो प्राइवेट वेल्थ वाले जो होते हैं, they are totally different ball game altogether, right? They have a knack of advising. How will you advise a person who is worth 1,000 crores? Think of it. What kind of advice, financial advice, can you give to a person who is worth 1,000 crores? What kind of products can you advise a person who is 1,000 crores? उसका स्किल क्या लेवल होगा? वो जर्नी कब स्टार्ट करोगे? ये सर्टिफिकेशन वर्टिफिकेशन, यहां से आज से वो जर्नी स्टार्ट करो, तब जाके 10 साल में कहीं वहां पहुंचोगे। पैसा बहुत मिलेगा उसमें, बहुत पैसा। आई नो अ पर्सन जिसको, क्योंकि कैप था उसको इंसेंटिव में, कि आप कंपनी इतना इंसेंटिव, परफॉर्मेंस पे इतना इंसेंटिव देती है, तो इंसेंटिव जब उसने उसके ऊपर की डील्स निकालनी शुरू करी तो कंपनी को उसको फरारी गिफ्ट करनी पड़ी। क्या है ना? तो सूरज भैया, फरारी की सवारी करने वाले भी लोग हैं। और बताओ, थोड़ा हैवी ड्यूटी हो गया क्या फिर से? कोई क्वेश्चन नहीं है? SBI लाइफ, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी ब्रांच कोई बराबरी कर नहीं सकता। 32,000 40,000 ब्रांचें हैं, हर एक ब्रांच से पॉलिसी बेचता है वो, तो नंबर 1 है। LIC सबको मिलाओगे तो LIC नंबर 1 है, क्योंकि सरकारी है वो। बट LIC का मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, मार्केट शेयर बहुत ड्रास्टिकली कम हो रहा है। आई थिंक मेरा भी 34% होगा। आज जब प्राइवेट प्लेयर्स आए थे तो उसका 80-85% मार्केट शेयर था, 60% हुआ, 60 से फिर 40 हुआ, अभी 34% के आसपास है उसका मार्केट शेयर। और नंबर ऑल सबको मिला लोगे तो नंबर 2 SBI आता है, नंबर 3 HDFC लाइफ आता है। अगर प्राइवेट में लोगे तो नंबर 2 नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट सवाल क्या पूछे, थोड़ा हैवी ड्यूटी है। सो ओके, रिलैक्स, कुछ भी पूछ लो, ऐसा सवाल नहीं पूछना, बोलो बस हो गया। चलो तुमको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंश्योरेंस इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सेक्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि जब इंश्योरेंस बोलते हैं तो आपको वो साइकिल वाले अंकल याद आते हैं जो LIC में साइकिल बेचने आते हैं आपके पापा के पास।
So it is the most misunderstood sector in India. India has a huge opportunity in terms of financial markets because of 3-4 reasons. One is that India is an under-penetrated market for most of the financial products. It's an under-penetrated market. Okay. Just to give you an example, म्यूचुअल फंड जो अभी सब लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड सही है ब्ला ब्ला ब्ला, उसका जो बुक वैल्यू है, बुक साइज AUM बोलते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इज अराउंड 74 लाख करोड़. कितना? और पेनिट्रेशन इन इंडिया ऑफ म्यूचुअल फंड इज ओनली 7%. 60% में 74 लाख हो गया, तो जिस दिन 15% पेनिट्रेशन होगा तो कितना होगा? ठीक है. Similarly, life insurance penetration in India is highly under-penetrated. It is around 4%, 4 to 5%, 4.5%. So that gives one opportunity. Second is India has a demographic dividend. Most of the economies in the world struggle with the fact that they have an aging population, right? So when you have an aging population, the productivity of the economy goes down. The liability of the economy is high. Unlike in India, more and more people are entering the workspace, and so there will be more productive people. When more the productive people, more is the investable surplus. More is the investable surplus, more people will start investing in products like insurance, mutual fund, other product capital markets, in stock markets जिसको आप बोलते हो, debt products. They will start investing in that. So insurance is also in that league. It is sold through multiple channels. Number one channel, which is the age-old channel, is called agency, जिसमें agents होते हैं. तो पूरा डिपार्टमेंट होता है जो एजेंट्स को हायर करता है, एजेंट्स को ट्रेन करता है, एजेंट्स को मॉनिटर करता है, एजेंट्स को एफिशिएंसी क्रिएट करता है, एजेंट्स के कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम्स बनाता है, एजेंट्स का रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम बनाता है, और एक पूरा बिजनेस होता है जो उसके अराउंड चलता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एजेंसी बिजनेस. द सेकंड इज बैंक एश्योरेंस. बैंक एश्योरेंस इज दैट बैंक्स आर पार्टनर्स and banks sell life insurance to the captive customer base, right? They sell insurance to all their customers and account holders, and they insure through their branches. So there is a department which tie-ups with various banks, ensures the trainings is done to all the relationship managers in the bank, ensures that the actualization and process is followed, right product placement is done, and overall business is managed. Third way of selling majorly is called broker, that is brokers and corporate agents. Brokers and corporate agents are all financial institutes, most of the financial institutes minus the banks. So something like Edelweiss, something like a Motilal Oswal, something like an Angel, something like HDFC Securities, क्योंकि इनके पास प्राइमरी प्रोडक्ट तो जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, इसके साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी होती है दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी क्रॉस सेल करने के लिए. ठीक है. Then the other businesses which is called the direct business. Direct business is one which I head. That is one of the businesses where the people who sell insurance are the employees of the company, direct employees. बाकी सब में जो है आप या तो बैंक का एम्प्लॉय सेल कर रहा है और पीछे से मैनेज हो रहा है, या एजेंट भी ऑन रोल, यहाँ पे ऑन रोल एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के. तो ऑन रोल एम्प्लॉयज ट्रेन किया जाता है, उनको प्रोडक्ट समझाया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट समझाए जाते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको क्रॉस सेल अपसेल करते हैं. एंड द लास्ट बिजनेस इज बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर्स आर नाउ बिकमिंग डिजिटल savvy, and the second business which I manage where the customers are buying the business insurance online on their own. On their own, they are buying it. So that requires a lot of skill in terms of understanding the digital landscape, digital products, digital tools, UI, UX, how everything is operating in terms of your digital marketing scenarios, how to bring in lead flows, funnels into the website, what are the conversion ratios. That is the digital footprint which
वी सेल थ्रू। तो ये इतने तरीके से इंश्योरेंस बेची जाती है। As in percentage of business. The percentage of business is always it is bank assurance is much bigger in most of the companies. Then of course, but bank assurance and other companies. I can't say anything on camera. So point is that it is where most of the places. So I'll put it this way: every channel will have its value depending upon the volume and the profitability it will bring. Okay, so more the intermediary channels will be there, more the channels will take their the margins out, and therefore there might be a higher scale on it, but the profitability will be lesser. And there will be channels which are proprietary channels. Suppose a digital channel might be a lesser in scale, but it usme kuch growing dramatically over the last 2 years. Yeah. Digital, and is it across it grows dramatically. Is it significant now? It can't be significant for a scale of a very big company, but it will grow at 25 to 30% while the industry grows at 8 to 10%. Yeah. Or penetration है यहाँ पे have a massive population working age. तो ये जो दूसरी countries हैं like China, South Korea, Japan and many more European countries जिनकी population वहाँ पे कुछ negative effects आ रहे हैं. देखो आज की डेट में दो चीज देखी जाती है इसमें। हालांकि देखो वन इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मार्केट एंड सेकंड इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट। देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। ओके, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है, क्या आपके पेरेंट्स ने टर्म इंश्योरेंस लिए? आपको समझ में भी नहीं आएगा। यही चीज मैं कोरिया में पूछूंगा तो पांचों के पांचों को समझ में आएगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होती है। So there is a difference between mature market and an evolving market. Both markets are important. So the markets you spoke about are mature markets. There, the profitability and scale is created not on basis of the growth. It is created on the basis of building efficiencies. Efficiencies, right? कॉस्ट एफिशिएंसीज नीचे करो, जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग बिजनेस आता है उसको नीचे करो। आप सिंपल सा एग्जांपल आपको अगर देंगे कि आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 8 साल पहले हर एक HDFC या किसी भी बैंक की ब्रांच में या किसी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रांच में 2 लोग सिर्फ ऑपरेशन वाले बैठे होते थे, ठीक है। अब जो है वो 2 लोग किसी भी ब्रांच में नहीं दिखाई देते क्योंकि एवरीथिंग ड्यू टू डिजिटाइजेशन, डेटा ट्रैवलिंग, डेटा एवरीथिंग, AI has moved into a central role in head office somewhere or Hyderabad somewhere. Are you understanding? तो वो 2 लोगों का जो रूडिमेंट्री जॉब था वो तो खत्म हो गया और 2 लोग जो स्पेशलाइज जॉब कर सकते थे उनका बन गया। समझ रहे हो? दिस इज हाउ द सो इन इवॉल्विंग मार्केट इट विल बी मार्जिन्स and they will try to do lot of things to reduce the cost of acquisition और upsell 2 3 4 पॉलिसी एक आदमी को या प्रोडक्ट एक आदमी को बेचने। In growing markets like ours, there will be a lot of emphasis on penetrating the market by increasing the footprint, creating a scale on digitization, ensuring more and more people, creating awareness, education. तो दोनों, एक ग्रीनफील्ड है, एक अपॉर्चुनिटी मार्केट है, एक एफिशिएंसी मार्केट है। क्या उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा? द आंसर इज यस। आपकी पॉपुलेशन ही 80 साल की है जापान में, तो क्या ही इंश्योरेंस खरीद लेगा, कितनी खरीद लेगा वो, ठीक है। इसीलिए वही कंपनी जो है डेवलपिंग मार्केट्स ढूंढती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और वहां पे नई नई कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे रिलायंस को एक्वायर किया निपॉन इंश्योरेंस ने, जो जापान की कंपनी है, ठीक है। और कुछ
Are you sure? Negative impact of Hmm. नेगेटिव बिकॉज टू आपने बोला कि दो स्पेशलाइज्ड होके वहाँ से तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना। नहीं, देखो मैं आपको इसको कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। आप लोग इससे रिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? और ये मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ। बच्चे मतलब अपने बच्चे, ठीक है? अब मेरे वैसे कंपनी में कोई बच्चे नहीं, वो सब मेरे कलीग्स हैं। अपने खुद के बच्चों को भी समझाता हूँ। मेरा लड़का 22 साल का है, ठीक है? तो इसके दो तरह के आंसर हैं। एक आंसर ये है, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। हमने आप लोग जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, कंप्यूटर, वो हमने आते हुए देखा है सामने से, समझे? और उस टाइम पे हमारी जनरेशन ने भी बहुत बड़ा डिबेट किया था कि कंप्यूटर सबकी नौकरी खा लेगा। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? हमने आप बोलते हैं IRCTC में गए और पापा ने और मम्मी ने टिकट है, हमने टिकट के सामने, टिकट काउंटर के सामने से खड़े होके आधे दिन का काम हमारा सर ये होता है कि आज काम क्या करा, आज जी रेलवे स्टेशन गए थे, टिकट निकाल के लाए। समझ रहे हो? मैं आपको वापस क्वेश्चन पुट करता हूं कि क्या उस कंप्यूटर ने हमारी नौकरियां खाई या नौकरियां आज ज्यादा हैं? But people who could manage that thing will have a role. It is something like this कि जब पहला स्टीम इंजन आया, उस स्टीम इंजन ने, ठीक है, सोसाइटी और सिविलाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई या घटाई? पर बहुत सारे जो तांगे वाले थे, तांगे वाले जानते हो आप लोग, रिलेट नहीं कर सकते तांगे वाला किसको, उनकी तो नौकरियां चली गई ना। किसकी नौकरी बची? इंजन ड्राइवर की। सो जो डिजिटाइजेशन इज ऑल्सो द सेम, देयरफॉर व्हिच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, बॉस आप पसंद करो या ना पसंद करो, 3 लेवल के लोग होंगे। एक होंगे बिल्कुल, जिनको आज पता, जो गिग वर्कर्स जिनको बोलते हैं। गिग वर्कर समझते हो कौन होता है गिग वर्कर? अरे लो मत बोला करो, ऐसा वर्ड प्लीज कैमरा में नहीं इस्तेमाल होता। गिग वर्कर्स उनको बोलते हैं जो आपके जोमेटो में डिलीवरी कर रहे हैं, आपके स्विगी में डिलीवरी कर रहे हैं, ब्लिंकिट में डिलीवरी। एक लेवल वो है, उसमें सिर्फ किसका प्रयोग हो रहा है? बल का, बुद्धि नहीं है, बल का। ऑर्डर मिला, गए, डिलीवर किया, आए। मल्टीप्लायर कितनी डिलीवरी करोगे पर 20 रुपीज हो गया। सो गिग वर्कर्स की नौकरी रहेगी, ठीक है? मीडियम लेवल वाला जो है वो समझ ही पाएगा कि करना क्या है, मैंने पैसा चाहिए कि नौकरी चाहिए या कुछ चाहिए, वो कुछ टाइम तक चलेगी वो नौकरियां, ठीक है? और फिर होगा हाई एंड वाला आदमी जो सिविलाइजेशन को लीड करेगा। जो बंदा AI पे काम कर रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, जो बंदा 5,000 करोड़ के आदमी के सामने जाके बैठ सकता है, उसको समझा सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहां करने हैं, जो इतने सारे इवॉल्विंग ईवी फंड कंपनीज आ रही जिनको फंडिंग चाहिए, उसमें फंड मैनेजर बन सकता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस लेके आ सकता है। मैं मतलब सॉरी, मैं फाइनेंस की बात कर पाता हूं क्योंकि मेरा मेन डोमेन वही है, ठीक है? वो लोग छा जाएंगे। जो बीच वाले लोग हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? मैं हाई एंड बात कर रहा हूं थोड़ा, हाँ। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा जो जिससे हम लोग बच गए, कि आप लोगों का करियर, आपकी जर्नी हर बार हर 6 महीने में डिसरप्ट होगी। मैं अपनी बात बताता हूं कि अगर मैंने 29 ईयर्स 28 ईयर्स इंडस्ट्री में काट लिए, एंड आई एम अ पर्सन हु विल गेट impacted by disruption। VUCA वर्ड समझते हो? VUCA, VUCA वर्ड नहीं समझा? आपके प्रोफेसर समझाएंगे आपको बाद में। तो which can get disrupted, right, by some of the other things. So there can be either a geopolitical disruption, there can be a technology disruption, there could be a climate change disruption, there could be a regulatory disruption, there could be a customer disruption, there could be a product disruption, there could be a competition disruption। हम लोगों की लाइफ में क्या था कि वो डिसरप्शन 6-8 साल में एक बार आता था।
समझ में आया? तो हम तो निकल लिए, बच गए। आप लोगों की लाइफ में वो डिसरप्शन हर 6 महीने में आएगा, जो आप इतने सारे डिसरप्शन समझाए आपको मैंने। तो थोड़ा एकदम बहादुर बच्चा बन के रहना कि वो स्किल कैसे सीखोगे उस डिसरप्शन को मैनेज करने का। वो आएगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो, अगर पैसे कमाने तो, ठीक है, उसको बदल नहीं सकते हो आप, वो डिसरप्शन आएगा ही आएगा। उस डिसरप्शन को मैनेज करने का स्किल कैसे क्रिएट करोगे? अगर पॉजिटिव आउटलुक रखोगे। आज मैं डिजिटल बिजनेस मैनेज करता हूं, ठीक है जी। 2 बिजनेसेस हैं, एक डायरेक्ट बिजनेस, एक डिजिटल बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस मेरे लिए घर का खेल है। डिजिटल बिजनेस का एसवीपी जब मेरे सामने पहली बार आया बैठ के बोला, वो 18 साल से डिजिटल, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया उस कौन सी भाषा बोल रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो मेरी एज में मैंने क्या करना चाहिए? आप मेरी जगह तो क्या करते हैं? एग्जैक्टली। अब यार इतनी उम्र में सीखने को तैयार हूं कि अब 6 महीने के बाद आई नो दैट डिजिटल बिजनेस हाउ इट ऑपरेट्स. आई कैन सिट विद अ McKinsey guy and a BCG guy and discuss with them what am I expecting in terms of their digital interventions. अगर मैं बोलता नहीं यार ये तो अब हो गया ना, अब तो इस उम्र में 22 साल का लड़का, अब ये सब जाके कौन बूढ़ा तोता क्या पड़ेगा, है ना? बट दैट इज द मोटिवेशन एंड दैट इज द पैशन. तो आपकी लाइफ में वो डिजिटल डिसरप्शन, आप ओवरऑल डिसरप्शन जो 7-8 बताएं वो आएंगे. वो आप डिसरप्शंस कैसे ओवरकम करते हो अपने स्किल और कैपेबिलिटी और एटीट्यूड से, वो डिफाइन करेंगे कि आपका एल्टीट्यूड क्या चलता है. एल्टीट्यूड समझते हैं? हाइट. एटीट्यूड इज व्यवहार, एल्टीट्यूड इज हाइट. तो आप एटीट्यूड विल डिफाइन योर एल्टीट्यूड, राइट? Last 2 questions. Few years back, Rob Thomas, who's the vice president of IBM, had given this quote, which has now become, everybody talks about this, whether it's Jensen Huang, whether it's Elon Musk, or this. AI will not take your jobs. People who know AI will take your jobs. If you are the one who knows AI, you don't have to worry about it. It's not the AI is coming for your jobs. People who will learn AI will come for your jobs. You have to keep learning. Agar we at our age are still in the learning process, you guys, your generation has to be ready for this. It's a lifelong learning now. It's a lifelong learning. You can't escape from it. The moment you say, I'm done with learning, I think your life is done. राइट. और ये सब कर लोगे ना, ये एंजॉय करना शुरू करोगे. पैसा वैसा तो क्या, पैसा तो क्या बोलते हाथ का मैल है. देखिए किसी क्या है? पैसा नहीं है, गलत करो, पैसा झक मार के आएगा. काबिल बनो. काबिल बनो, काबिल बनो. Any other question? My last message to you people is, बाकी तो मैंने ज्ञान दे दिया, which I give to my son and daughter also is, you are a generation of opulence. समझते हो? थोड़ा इंग्लिश. opulence means भगवान ने बहुत बरकत दी है आपकी जनरेशन को, सब कुछ है आप लोगों के पास, ठीक है ना? मतलब I think you are entering the golden age of India, right? उसके ups भी हैं, downs भी हैं. If you believe that you have to live all this what I told you, and it is not an easy thing, it is a lot of stress it creates, right? Then always focus on 2 aspects of your life. One is your mental health and other is your physical health. आपकी जनरेशन को सब कुछ मिलेगा, आपकी जनरेशन को सिर्फ 2 चीज सीख करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ. वो आपको बहुत चैलेंज करेगी. So ask yourself whether you are spending half an hour every day
for your mental health and half an hour every day for your physical health. Because अभी आप जो इन्वेस्ट करोगे इस चीज़ में वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा. थैंक यू वेरी मच.